अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइल साल्ट बाइंडिंग रेजिन्स। ये थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग एंटी डायरियल ड्रग्स की पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास डायरिया के कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो हमारे पास अगर बाइल साल्ट्स की मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है या वो हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहे, तो इस केस की वजह से भी हमारे पास डायरिया हो जाता है। अब देखो बाइल साल्ट्स बाइंडिंग रेजिन्स, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास कंपाउंड ऐसा होगा जो बाइल साल्ट्स के साथ जाके बाइंड करेगा। तो हम लोग इनको ये भी कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारे पास बाइल साल्ट्स के साथ जाके कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब हमारे पास इसमें 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं। कोलेस्ट्रामीन आ जाता है, कोलेस्टिपोल आ जाता है और कोलेस्विलम आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास क्या होता है, जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना उनकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो इलियम में होती है, टर्मिनल इलियम में होती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास टर्मिनल इलियम जो है वहाँ पे कोई डिज़ीज़ हो गया है। अब जैसे क्रॉन्स डिज़ीज़ होती है टर्मिनल इलियम की, या हमारे पास कोई सर्जिकल रिसेक्शन हो गई है, तो हमारे पास टर्मिनल इलियम में आ गया ना प्रॉब्लम। तो टर्मिनल इलियम ही अगर हमारे पास ठीक नहीं है तो हमारे पास क्या होगा कि जो बाइल साल्ट्स होंगे उनकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी। और अगर बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो मैंने आपको बताया कि डायरिया के कुछ केसेस आए थे ऐसे होते हैं जो मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट्स की वजह से हो रहे होते हैं या हमारे पास एक्सेस ऑफ बाइल साल्ट्स की वजह से हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, मेल एब्जॉर्प्शन होगी बाइल साल्ट्स की, क्योंकि टर्मिनल इलियम में उसकी एब्जॉर्प्शन होनी थी। टर्मिनल इलियम में कोई ना कोई डिजीज़ हो गई है, तो अब हमारे पास बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी और हमारे पास डायरिया हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कोलोनिक सेक्रेटरी डायरिया है, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल इलियम में कोई ना कोई डिजीज़ हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाइल साल्ट्स बाइंडिंग रेजिन्स में हमारे पास कोलेस्टिपोल आ जाता है और कोलेस्ट्रामीन आ जाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रामीन है ना, इसकी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती गट में, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं होता, ये डायरेक्टली हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है। अब लेट्स सपोज हमने बाइल एसिड्स जो है ना वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कराने हैं। अब हमारे पास जो बाइल एसिड है वो तो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज हो रहे हैं। अब हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास बाइल एसिड्स की सिंथेसिस होगी। और बाइल एसिड्स हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, फैट डाइजेशन के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास होगा ना कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हमें क्या करना है, बाइल साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना है। हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज़ करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बन गया ना बाइल साल्ट्स। अब जब हमारे पास बाइल साल्ट्स ज़्यादा बनेगा तो जो क्या हो गए, बाइल एसिड, अब कोलेस्ट्रॉल को हमने ज़्यादा बाइल एसिड में कन्वर्ट किया ना, तो अब ये जो बाइल एसिड है हमारे पास, ये हमारे फैट डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो बाइल एसिड्स हैं ये कंबाइन करेंगे हमारे पास कोलेस्टिपोल के साथ, मतलब कोलेस्टिपोल ने क्या किया, बाइल एसिड के साथ कंबाइन किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और वो कोलेस्टिपोल लिटिल बिट एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये भी हमारे पास एक, हम यही कंसीडर करते हैं कि इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है बाइल एसिड के साथ। और फिर ये हमारे पास क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन तो होगी नहीं इसकी, और ये फेसिस में हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब हमारे पास कोलेस्ट्रामीन आता है। कोलेस्ट्रामीन तो बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं होने देता ना, ये हमारे पास क्या करेगा, बाइल एसिड के साथ इंटेस्टाइन में कंबाइन करता है और एक इनसॉल्युबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो फेसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा। और अब हम देखें, जब कोलेस्ट्रामीन हमारे पास बाइंड करेगा बाइल एसिड के साथ, तो ये हमारे पास पार्शियल रिमूवल हो जाता है बाइल एसिड का एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से, और इनकी एब्जॉर्प्शन को हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। अब अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें ना, तो जो कोलेस्ट्रामीन बाइल एसिड के साथ बाइंड करता है ना, तो ये हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग आयन एक्सचेंज रेजिन्स है, क्योंकि हमारे पास आयन एक्सचेंज हो रहा होता है और इन सोलेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो वाटर में तो सोलेबल नहीं होता। और जो ये हमारे पास क्या करता है, जब आयन एक्सचेंज हो रहा होता है ना, तो ये इसको इतना इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है ना कि जो हमारे पास बाइल एसिड होते हैं वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाते हैं और हमारे पास फ्लूइड सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं कर पाते लार्ज इंटेस्टाइन में, और हमारे पास जो सिम्टम्स ऑफ डायरिया हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे पास फ्लूइड सिक्रीशन ही नहीं हो रही बाइल साल्ट के इनएक्टिव होने की वजह से, तो सिम्टम्स ऑफ डायरिया इंप्रूव हो जाती हैं हमारे पास। आगे हम लोग देखें तो हम इससे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का हम लोग जितना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को हम लोग मेटाबोलाइज करेंगे और वो बाइल एसिड में कन्वर्ट होगा। हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कोलेस्ट्रामीन है उसको हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी यूज़ करते हैं। और बाइल एसिड डायरिया का तो मेन ही काम यही है ना कि ये बाइल एसिड डायरिया को ट्रीट करेगा, क्योंकि हमारे पास
ये जो सारा डायरिया का केस था, ये तो इसी वजह से था ना कि हमारे पास बाइल एसिड की मैल एब्जॉर्प्शन हो रही थी, या तो वो अब टर्मिनल इलियम में कोई डिजीज़ हो गई। तो फिर हमने देखा कि हम लोग अगर हमने बाइल एसिड को ज़्यादा एक्सक्रीट कराना है तो हम कार्बोहाइड्रेट का कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देंगे। और उसके अलावा अब हम इसके यूज़ेस की तरफ आ जाते हैं। तो यूज़ेस में तो ऑब्वियस सी बात है, हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली कि डायरिया को ट्रीट करेगा, हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बात बताई हुई है इधर कि are the drugs of choice for the treatment of patient with hypercholesteremia, high level of cholesterol caused by increased LDL levels। यानी कि कोई पेशेंट जिसको हमारे पास हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया तो नहीं है लेकिन उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, यानी कि टैक्स के लेवल तो ज़्यादा नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल ज़्यादा हैं, क्योंकि LDL के लेवल ज़्यादा हैं, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में आ जाते हैं हम लोग। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या, अगर हम लोग इसकी ज़्यादा डोजेस ले ली या जो भी हुआ कोई भी, तो फिर एडवर्स इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, फीकल इन्फेक्शन हो सकती है हमारे पास, और जो सर्कुलेटिंग बाइल एसिड पूल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई हमारे पास डिजीज़ हो सकती है। अब अगर हम लोग बाइल एसिड ज़्यादा हमारे पास रिमूव हो गए हैं तो हमारे पास फ़ैट की मैल एब्जॉर्प्शन हो सकती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्ट्रिपोल है ना, ये सिर्फ बाइल साल्ट्स के साथ बाइंड नहीं करते बल्कि बहुत से और ड्रग्स के साथ भी बाइंड कर जाते हैं। अब लेट्स सपोज एक पेशेंट को मेडिसिन दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि उस मेडिसिन के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। अब उस पेशेंट को तो उस मेडिसिन की नीड है, क्या पता उसको कोई ऐसी डिजीज़ हो, उसको जाहिर सी बात है कोई डिजीज़ है तो उसको कोई डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई है ना, अब वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है और उसने ये ड्रग्स भी ली हुई हैं, तो ये क्या करेंगी, उस ड्रग के साथ बाइंड कर देंगी और उसके जो हेल्दी इफ़ेक्ट्स, मतलब उस पर्सन जिस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए वो ले रहा था उसके उस इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगी और उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगी उसकी रीएब्जॉर्प्शन हुए बगैर। तो ये क्या करती हैं, तो हमने क्या करना होता है कि अगर हमने कोई ड्रग पहले इनसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमने ड्रग लिया हुआ है ना, लेट्स सपोज हमने कोई मेडिसिन यूज़ की हुई है, तो उसके 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे, कोलेस्ट्रामीन या कोलेस्ट्रिपोल देंगे। ये नहीं कि कोई और ड्रग लिया तो उसके फ़ौरन बाद ये दे दो, तो ये तो उसके इफ़ेक्ट्स को भी ख़त्म कर देंगे। बस ऐसा और इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप लोग बता सकते हैं, या कोई भी इशू हुआ हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक क्लास रह गई है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।